हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन्स, जो कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइड्रोलिक मशीन्स में एक मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब अपकेंद्री पंप। इससे पहले हाइड्रोलिक मशीन्स में हमने टरबाइन के बारे में डिस्कस किया था। पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कापलान टरबाइन की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। विभिन्न प्रकार के हेड एफिशिएंसीज क्या होती हैं टरबाइन के बारे में, उसे हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसकी जो संरचना है, यानी उसके मेन जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं और उसकी जो कार्य विधि है, मतलब उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक सिंपली पंप को डिफाइन करें, क्योंकि पंप भी हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एक आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, कई सारे पंप भी डिफाइन होते हैं। लेकिन हम एक अगर पंप की परिभाषा दें तो पंप की परिभाषा के अनुसार पंप एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है, एक ऐसी मशीन है या युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हो, ऐसी युक्ति को हम पंप कहते हैं। और इसके बाद अगर हम केवल और केवल अपकेंद्री पंप की बात करें, तो अगर हम बात करें अपकेंद्री पंप की, तो अपकेंद्री पंप में जो एक्शन होता है वो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है, मतलब अपकेंद्री प्रभाव होता है। इसलिए उसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं, क्योंकि अपकेंद्रीय प्रभाव द्वारा ही यांत्रिक ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी युक्ति को हम अपकेंद्रीय पंप कहते हैं, जो अपकेंद्रीय प्रभाव से होता है। और जनरली जो आपका ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो एक फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो का मतलब होता है बलित भ्रमर। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो या वोर्टेक्स फ्लो को अगर हम फिर डिफाइन करें तो वोर्टेक्स फ्लो एक ऐसा प्रवाह है जिसमें किसी भी द्रव के द्रव्यमान को घुमाया जाता है किसी अक्ष के सापेक्ष, तो उसे हम वोर्टेक्स फ्लो कहते हैं। वोर्टेक्स फ्लो में भी हम दो प्रकार के फ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं, एक फ्री वोर्टेक्स फ्लो और दूसरा आपका होता है फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। तो फ्री वोर्टेक्स फ्लो में अगर आप द्रव को घुमा रहे हो तो उसके लिए अगर हम बाहर से कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसे हम फ्री वोर्टेक्स फ्लो कहते हैं। और अगर इसको घुमाने के लिए आप बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसे हम फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो कहते हैं। तो उसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो पंप और टरबाइन, पंप या अपकेंद्रीय पंप और जो टरबाइन है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। टरबाइन के केस में जो पानी है वो रनर, मतलब टरबाइन का जो रनर है उस पर कार्य करता है, मतलब उसमें पानी द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन पंप में जो इम्पेलर होता है वो पानी पर कार्य करता है। मतलब टरबाइन के केस में पानी द्वारा कार्य किया जाता है और पंप में पानी पर कार्य किया जाता है। तो ये तो हो गया इनका डिफरेंस। और अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो आपका फ्रांसिस, मतलब इनवर्ड रेडियल फ्लो जो फ्रांसिस टरबाइन है उसका विपरीत होता है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो फ्लो होता है, पानी का जो प्रवाह होता है वो बहिर्मुखी त्रिज्य प्रवाह, मतलब आउटवर्ड रेडियल फ्लो प्रकार का होता है, जबकि फ्रांसिस टरबाइन में जो फ्लो होता है वो इनवर्ड रेडियल फ्लो प्रकार का होता है, इसलिए इसके विपरीत बताया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ही था कि जो आपका केंद्रीय पंप है वो बलित भ्रमर प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है, फोर्स्ड वोर्टेक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें द्रव को एक बाह्य बलागुण एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा घुमाया जाता है। एक्सटर्नल टॉर्क हमें इम्पेलर से मिलता है और इम्पेलर में जो पावर होती है वो हमें विद्युत मोटर की जो शाफ्ट है वहाँ से पावर मिलती है, जिससे दाब शीर्ष प्रेशर हेड प्राप्त होता है। तो ये देखा गया कि जो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में जो प्रेशर दाब शीर्ष है वो v² के समानुपाती होता है, और जो v होता है वो स्पर्शीय वेग होता है। और स्पर्शीय वेग अगर हम एक रोटेटिंग एलिमेंट की बात करें तो वो आपका ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है, जहाँ पे ओमेगा आपका कोणीय वेग होता है जो कि रेडियन पर सेकेंड में, और आर उसकी त्रिज्या। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे आपका ये त्रिज्या आर बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पर्शीय वेग बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे अगर स्पर्शीय वेग बढ़ता जाएगा तो जो प्रेशर हेड है वो भी बढ़ता जाएगा। तो जितना लिक्विड रेडियस केंद्र से दूर होता जाएगा उसमें प्रेशर हेड उतना ही बढ़ता जाता है, और इसी वजह से जो आपकी हाइट है वो हमें अचीव होती है, हमें अधिक ऊंचाई तक हम किसी भी लिक्विड को पहुंचा सकते हैं।
तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल हुआ कि जो अपकेंद्रीय पंप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या उसमें जो प्रेशर हेड है वो किसके समानुपाती होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी संरचना मतलब कंस्ट्रक्शन और उसकी जो कार्यविधि वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें अपकेंद्रीय पंप की संरचना के बारे में, तो सबसे पहले हम आते हैं अपकेंद्रीय पंप की संरचना। तो अपकेंद्रीय पंप में पहले हम ये देखते हैं कि इसके जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दिया हो कि अपकेंद्रीय पंप के लिए अगर हम मुख्य भाग की बात करें तो उनमें सबसे पहला भाग होता है प्रणोदक, जिसे हम बोलते हैं इम्पेलर। दूसरा होता है आवरण, जिसे हम कहते हैं केसिंग। तीसरा होता है आपका चूषण पाइप तथा तलवाल एवं जाली, जिसे हम बोलते हैं सक्शन पाइप विद फुटवॉल एंड स्ट्रेनर। और चौथा आपका इसका कंपोनेंट या भाग होता है प्रदायी पाइप, जिसे हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप। तो अगर हम एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो इसमें जो मुख्य ये जो 4 कंपोनेंट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें प्रणोदक, आवरण, चूषण पाइप तथा तलवाल जाली, और चौथा होता है प्रदायी पाइप मतलब डिलीवरी पाइप। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनको समझेंगे। उससे पहले हम इन चारों को जो एक डायग्राम है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो सपोज ये इसका डायग्राम है, यहाँ से हम डायग्राम से ये देख सकते हैं ये आपका एक लेआउट है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमने कहा था पहला पार्ट आपका था सक्शन पाइप, तो ये आपका सक्शन पाइप है। दूसरा पार्ट होता था पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था इम्पेलर, जो कि प्रणोदक होता था, ये इम्पेलर। उसके बाद हमने देखा था केसिंग, तो ये आपको यहाँ से दिखती है केसिंग। उसके बाद हमने देखा था सक्शन पाइप, तो ये वाला आपका सक्शन पाइप हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा था डिलीवरी पाइप, तो ये आपका डिलीवरी पाइप हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या क्या पार्ट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पेलर की, तो इम्पेलर ये वाला जो है, ये इम्पेलर इस पंप का एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है, रोटेटिंग एक घूर्णन अवयव होता है, जिसके ऊपर कई सारी ये बैकवर्ड्स रेडियल वेन्स आपको दिख रही हैं, ये माउंट होती हैं, पश्चाग्र रेडियल वेन्स होती हैं। और ये जो इम्पेलर है इसको केसिंग द्वारा चारों तरफ से घेरा जाता है, और इसके द्वारा ही जो विद्युत मोटर से जो शाफ्ट होती है वो इस इम्पेलर की शाफ्ट से जोड़ी जाती है। मतलब इस इम्पेलर को पंप की शाफ्ट के साथ अटैच किया जाता है और पंप की शाफ्ट को जो विद्युत मोटर है उसकी शाफ्ट से अटैच करके उसको चलाया जाता है। तो ये एक रोटेटिंग एलिमेंट है। दूसरा हम बात करें सक्शन केसिंग की, तो दूसरी अगर हम बात करें केसिंग की, तो दूसरी केसिंग ये आपको दिखती है, ये केसिंग जो आपको दिख रही है इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ये केसिंग एक एयर टाइप मतलब वायु रहित खोल होता है, और इसका जो एरिया है वो प्रवाह की दिशा में धीरे धीरे आपका बढ़ता रहता है। कई प्रकार की और केसिंग भी डिफाइन होती हैं। ये जो डायग्राम में केसिंग हमने दिखा रखी है एक वोल्यूट केसिंग होती है। तो हालांकि इसमें एक हानि ये होती है कि इसमें जो एडीज है मतलब जो भ्रमर हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो दक्षता है उसमें इतनी अच्छी इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है। तो इसके अलावा भी हम और भी कई सारे आवरण को यूज़ करते हैं, अभी हम देखेंगे। हाल फिलहाल हम इस डायग्राम से पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया इम्पेलर। दूसरा अगर हम बात करें इम्पेलर के बाद सक्शन पाइप, ये आपको पाइप दिखता है, ये सक्शन पाइप मतलब ये एक ऐसा पाइप है जहाँ से भी आपको पानी को ऊपर ले जाना है, जहाँ से भी तल से, वहाँ से एक एंड इसका कनेक्ट होता है और दूसरा एंड इसका जो सेंटर होता है पंप का, या इसको हम आई भी बोलते हैं, उससे कनेक्ट रहता है। तो इस पाइप को हम सक्शन पाइप कहते हैं। इस सक्शन पाइप के एंड में एक वॉल लगा रहता है जो कि केवल ऊपर की दिशा में ही खुलता है, ताकि पानी केवल ऊपर की दिशा में ही आ पाए, नीचे पानी वापस नहीं जा पाए। और इसके अलावा हम स्ट्रेनर मतलब जाली को यूज़ करते हैं ताकि आपका जो स्वच्छ पानी है वो ही इस पंप के इनलेट पर प्रवेश कर सके। और लास्ट हमारा पार्ट था आपका डिलीवरी पाइप। ये आपको जो पाइप दिखता है डिलीवरी पाइप है। ये डिलीवरी पाइप का एक सिरा इसके सेंटर मतलब जो पंप है उसके सेंटर पे जोड़ा जाता है, और दूसरा सिरा हम वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे हमें डिज़ायर्ड हाइट पर ये पानी चाहिए होता है, यहाँ डिलीवरी जो पॉइंट होता है वहाँ तक जोड़ा जाता है। तो इस पाइप को हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप। तो ये तो बेसिकली कंपोनेंट हुए। तो एक एक करके हम इनके वर्किंग की बात करते हैं कंपोनेंट की, और उसके अलावा हम इसके बाद इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका जो है प्रणोदक को, इम्पेलर को, तो प्रणोदक की अगर हम बात करें रनर इम्पेलर, टरबाइन के केस में रनर होता था, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके केस में इसे हम इम्पेलर बोलते हैं। तो इम्पेलर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो
अब केंद्रीय पंप का घूर्णन करने वाला भाग प्रणोदक कहलाता है, जिस पर अनेक पश्चाग्र वक्राकार तो बात हम कर रहे थे प्रणोदक की, जिसको हम बोलते हैं इम्पेलर। मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपका टरबाइन है उसके केस में हम उसको रनर बोलते थे, लेकिन जो आपका पंप है उसके केस में उसको इम्पेलर बोलेंगे। तो अब पहले हम इम्पेलर की बात करें, जो कि हम इसको बोला था इम्पेलर। तो अब केंद्रीय पंप का घूर्णन करने वाला भाग प्रणोदक कहलाता है, जिस पर अनेक पश्चाग्र वक्राकार वेन लगी हुई होती हैं। प्रणोदक को शाफ्ट पर कसा जाता है तथा इस शाफ्ट को विद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही विद्युत मोटर आपकी चलेगी, उसकी शाफ्ट से ये इम्पेलर घूमता है। और मेन ये जो इम्पेलर है प्रणोदक है, यही आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको दाब ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये तो बात हुई इम्पेलर की। इसके बाद हम देखें दूसरा पार्ट था आपका आवरण, केसिंग। तो यह एक वायु रहित आवरण होता है जो प्रणोदक को घेरे हुए होता है। आवरण की बनावट इस प्रकार की होती है कि प्रवाह की दिशा में इसका क्षेत्रफल बढ़ता है। अभी हम देख रहे थे कि जो केसिंग है उसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये केसिंग है, इसका क्षेत्रफल प्रवाह की दिशा में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरिया बढ़ने से वेग में कमी आती है, और वही जो वेग में कमी है वो परिवर्तित हो जाती है आपकी प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा में। तो जितना दाब हमें मिलेगा, हमें उतनी ही ऊंचाई उस द्रव की मिलती है। तो इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन को ऐसा बनाया जाता है। दूसरा हम बताएं कि जो ताकि पानी की गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। चित्र में दिखाया गया आवरण एक वोल्यूट आवरण है। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया था, इसमें जो आपका आवरण होता है वो एक वोल्यूट आवरण होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी और केसिंग्स के बारे में, तो प्राय यह देखा जाता है कि वोल्यूट आवरण में ऊर्जा में कुछ क्षति होती है, जो कि भंवर एडीज के बनने की वजह से होती है तथा दक्षता में वृद्धि कम होती है। तो इसलिए इसके अलावा वोर्टेक्स आवरण, एक वोर्टेक्स आवरण तथा गाइड ब्लेड वाला आवरण भी उपयोग में लाया जाता है। वोर्टेक्स आवरण में प्रणोदक तथा खोल के मध्य एक गोलाकार वलय लगाई जाती है, जिससे हानियां कम होती है तथा दक्षता बढ़ती है। तो वोल्यूट केसिंग के अलावा हम दो केसिंग और पढ़ते हैं, जो कि होता है वोर्टेक्स आवरण और दूसरा होता है गाइड ब्लेड वाला आवरण। तो वोर्टेक्स आवरण में अगर हम डायग्राम से देखें तो ये आपको जो डायग्राम दिखता है ये एक वोर्टेक्स आवरण का है। इस वोर्टेक्स आवरण में क्या होता है, ये आपकी जो केसिंग है और ये जो आपका इम्पेलर है, इसके मध्य एक सर्कुलर वलय होती है, जिससे आपकी जो एडीज़ है वो कम उत्पन्न होते हैं और जो हानियाँ होती हैं वो भी आपकी कम उत्पन्न होती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो गाइड ब्लेड वाला आवरण है, में प्रणोदक कई सारी गाइड ब्लेडों से घिरा हुआ होता है। पहले मैं अगर आपको डायग्राम से समझाऊं, ये जो डायग्राम आपको दिखते हो ये एक प्रकार से गाइड ब्लेड वाला आवरण होता है। तो गाइड ब्लेड वाला आवरण में क्या होता है, इसमें जो भी ये इम्पेलर होता है, ये कई सारी गाइड ये फिक्स होती हैं, इनके द्वारा घिरा हुआ रहता है। और उसके बाद जो इसकी केसिंग होती है वो एक संकेंद्रीय केसिंग, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक केसिंग होती है। पर इसमें जो गतिज ऊर्जा है उसको दाब ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यहाँ हम अगर देखें ये जो आपकी दो गाइड ब्लेड है, इनके बीच के एरिया को अगर हम देखें तो इसके बीच का जो एरिया प्रवाह की दिशा में, ये एरिया इसका बढ़ता जाता है। यहाँ पे ये एरिया इसका बढ़ता जाता है, ये एरिया बढ़ रहा है, हर सेक्शन पे एरिया इसका बढ़ता जाता है, जिससे जो गतिज ऊर्जा है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन से हम गतिज ऊर्जा को प्रेशर एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये गाइड ब्लेड वाले आवरण में प्रणोदक कई सारी गाइड ब्लेडों से घिरा होता है। ये गाइड ब्लेड एक वलय पर होते हैं जिसे विसारक मतलब डिफ्यूज़र कहा जाता है। गाइड ब्लेड की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि प्रणोदक से निकलने वाला पानी बिना किसी शॉक के गाइड ब्लेड में प्रवेश करे, मतलब कोई झटका नहीं लगे, कोई शॉक नहीं लगे। और इसके अलावा गाइड ब्लेड की बनावट इस प्रकार होती है कि इसका क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। गाइड ब्लेड से निकलने वाला पानी आवरण से होकर गुजरता है। यह आवरण संकेंद्रीय होता है। संकेंद्रीय मतलब एक कॉन्सेंट्रिक, पूरा गोल होता है, सर्पिलाकार का नहीं होता। सर्पिल आकार के लिए तो हमने पहले इसलिए किया था कि जो गतिज ऊर्जा को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके, पर यहाँ पे ये जो गाइड वेन ही गतिज ऊर्जा को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये तो बात हुई आपकी जो आवरण है वो कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पार्ट को डिस्कस किया था जो था आपका चूषण पाइप तथा तलवाल एवं जाली, मतलब सक्शन पाइप एंड फुटबॉल विद स्ट्रेनर।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह एक ऐसा पाइप होता है जिसका एक सिरा पंप के प्रवेश जो कि पंप की अक्षी मतलब आई पर तथा दूसरा सिरा संग्राहक पात्र जिसमें पानी होता है में डूबा हुआ होता है। इस पाइप के नीचे एक तल वॉल फुटवॉल लगा होता है जो केवल ऊपर की दिशा में खुलता है। इसके साथ अंत में एक जाली लगी हुई होती है जिससे साफ पानी चूषण पाइप से होता हुआ पंप में प्रवेश करता है। तो ये तो हो गया सक्शन पाइप, यानी इसको हम बोलते हैं चूषण पाइप। और एक लास्ट इसका जो आपका कंपोनेंट था वो आपका था प्रदायी पाइप, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप यह एक ऐसा पाइप होता है जिसका एक सिरा पंप के निकास पर तथा दूसरा सिरा वहाँ होता है जहाँ पानी को पहुँचना होता है। तो पानी को नियंत्रित करने के लिए हम इसमें डिलीवरी वाल्व भी लगाते हैं। तो ये बेसिक आपके कंपोनेंट हो गए कि जो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो अवयव हैं वो किस शेप में होते हैं, किस किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम अब डिस्कस करें कि ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कैसे कार्य करता है या उसकी क्रियाविधि या कार्यविधि के बारे में, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो अपकेंद्रीय पंप है की कार्यविधि मतलब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो देखते हैं हम सर्वप्रथम पंप की प्राइमिंग की जाती है। प्राइमिंग का अर्थ ये होता है कि जो भी आपका खोल है, तक हालांकि आजकल जो मॉडर्न पंप होते हैं उनमें स्वतः प्राइमिंग होती है, मतलब अपने आप ही पानी उस लेवल पर भरा हुआ रहता है, पर पुराने जो भी पंप थे उनमें प्राइमिंग की जाती थी, जिसका अर्थ क्या होता था ताकि जितने भी आपके चूषण पाइप है आवरण तथा जो प्रदायी वॉल तक जो वायु भरी हुई होती है उसको निकाल कर उसमें पानी डालना होता है, ताकि जैसे ही आप इम्पेलर को घुमाओ, जैसे ही आप विद्युत मोटर चलाओगे तो इम्पेलर घूमेगा तो वो इम्पेलर है वो केवल और केवल पानी पर ही कार्य करे, वायु पर या एयर पर कार्य नहीं करे। क्योंकि हमने जब इसकी डिज़ाइन की हुई होती है तो वो डिज़ाइन पानी को घुमाने के लिए की होती है, क्योंकि पानी को घुमाने के लिए डिज़ाइन की हुई है, लेकिन अगर आप उससे एयर घुमा रहे हो तो उसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि डेंसिटी की बात करें तो एयर की डेंसिटी कम होती है तो पानी की डेंसिटी लगभग 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो अगर हम उस कंडीशन में चलाएं जब आपका पानी उसमें नहीं है तो बहुत तेज़ आरपीएम से वो घूमने लगता है, जिससे उसके फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए उसको निकालना जरूरी होता है, इसलिए उसे हम प्राइमिंग बोलते हैं। तो ये क्या हुआ है, जब प्रणोदक घूमे तो वह पानी पर कार्य करे न कि वायु पर। प्रदायी वाल्व को बंद रखते हुए विद्युत मोटर को चलाया जाता है जिससे प्रणोदक घूमता है तथा बलित भ्रमर, हमने पहले भी डिस्कस किया था, फोर्स वोर्टेक्स के कारण पूरे द्रव का दाब बढ़ता है। प्रदायी वाल्व को खोलने के पश्चात द्रव बहिर्मुखी त्रिज्य दिशा मतलब आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में प्रवाह करते हुए प्रणोदक वेनों से उच्च वेग तथा उच्च दाब पर प्रदायी पाइप में प्रवेश कर जाता है। तो प्रदायी पाइप में प्रवेश कर जाता है और पंप के केंद्र पर पहली बात तो ये जो है कि ये जो सक्शन पाइप से जो पानी है वो ऊपर किस कंसेप्ट के अनुसार ऊपर की तरफ जाता है, किस सिद्धांत के अनुसार ऊपर की तरफ जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि पंप के केंद्र पर अब केंद्रीय क्रिया के कारण वहाँ जो केंद्र है वहाँ पे एक आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारा जो संप है वो एक वायुमंडलीय दाब पे होता है और जो आपका केंद्र है उसमें जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम होते ही जो आपका पानी है वो उस सेंटर मतलब पंप के केंद्र तक पहुंच जाता है। और एक बार अगर वहाँ पे पानी पहुंच जाता है तो इम्पेलर उसके ऊपर कार्य करना शुरू करता है। तो निर्वात उत्पन्न होने की वजह से पानी संग्राहक पात्र से चूषण पाइप से होते हुए पंप के केंद्र या आई तक पहुंचता है। आवरण की आकृति इस प्रकार बनाई जाती है कि उसका क्षेत्रफल निकास की ओर लगातार बढ़ता जाए, जिससे गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो सके। तो ये बेसिकली इसकी कार्यविधि हुई। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम से एक बार और कार्यविधि को समझने की कोशिश करें तो ये आपका देखो, अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें कार्यविधि को, तो कार्यविधि को हम यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले विद्युत मोटर जो है वो इस पंप की शाफ्ट से जुड़ी होती है यहाँ पे, और पंप की जो शाफ्ट है उससे इम्पेलर जुड़ा होता है। जैसे विद्युत मोटर चलाएंगे तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट से ये इम्पेलर घूमेगा तो यहाँ पे आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है, और आंशिक निर्वात उत्पन्न होने की वजह से यहाँ से संप से पानी ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो जनरली ये भी देखा जाता है कि इस सक्शन पाइप की जो हाइट है उसकी डिज़ाइन का क्या क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर अगर हम इसकी लंबाई को सक्शन पाइप की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे हमें और प्रेशर कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस ही डिफाइन करेगा कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो प्रेशर कहीं ऐसा ना हो यहाँ सेंटर पर प्रेशर कम होते होते कहीं वो वेपर प्रेशर के बराबर नहीं पहुँच जाए। वेपर प्रेशर हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर वह प्रेशर है जो वाष्प द्वारा लगाया जाता है, या
एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ वहाँ वेपर प्रेशर बनते ही वहाँ बबल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मतलब जो डिज़ोल्व एयर्स हैं और गैसेज़ हैं वो उस पानी में से निकलना शुरू हो जाती हैं और एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही वो एयर बबल्स हाई प्रेशर जोन्स में पहुंच जाते हैं वहाँ वो टूटना शुरू कर देते हैं और पानी बहुत अधिक दाब में डिफरेंस की वजह से वहाँ की तरफ रश करना शुरू करता है, जिससे बहुत तेज़ी के साथ पानी जो भी पंप है उसकी दीवारों से टकराना शुरू कर देता है, जिसे हम कैविटेशन बोलते हैं। तो ये सक्शन पाइप की जो हाइट है वो उसी डिपेंड करती है कि यहाँ पे कैविटेशन ना हो पाए, यानी यहाँ का जो प्रेशर है वो हमेशा वेपर प्रेशर से कम नहीं, वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट होकर ही हम उसकी डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी। उसके जैसे ही आपका ये पानी यहाँ पे पहुँचता है तो इम्पेलर इस पानी को फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के अनुसार इसको रोटेट करता है। जैसे ही रोटेट करेगा दाब बढ़ता जाता है और दूसरा ये जो स्पाइरल केसिंग है इसका एरिया धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है। तो दाब तो था ही, इसके अलावा जो गतिज ऊर्जा है उसका पोर्शन भी दाब में कन्वर्ट हो जाता है, तो दाब और अधिक बढ़ जाता है और दाब शीर्ष बढ़ जाने से ही हमें जो लिक्विड है उसकी हाइट पहुंचती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हुआ और कंसेप्ट हुआ कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किस प्रकार कार्य करता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें विभिन्न प्रकार के शीर्ष मतलब हेड और उसमें विभिन्न प्रकार की एफिशिएंसीज को हम कैसे परिभाषित करते हैं।